हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह क्या हो सकता है? तो वो क्या हो सकता है मित्रों? वो आपका हो सकता है अंत व्यक्तित्व। क्या मित्रों? अंत व्यक्तित्व। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था वाइतोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विशेषता। वाइतोस्की तथा पियाजे के प्रक्षेपों में से एक प्रमुख विशेषता पूछी गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, यानी कि प्रक्षेपों में एक प्रमुख विशेषता जो होती है वो भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण की होती है। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया साथियों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सभी छात्र टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सभी छात्र सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर दें। आगे पूछा गया था इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किसमें सहमत हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर भी आप नोट करते चलना। करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा सभी लड़कियों में कला विषयों के अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। एक अध्यापिका ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों। इस संदर्भ में वह क्या करेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चे की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 पर आइए कि कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि, ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता हो। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए आगे पूछा गया था कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। प्रश्न नंबर सी का वो सॉरी दोस्तों, प्रश्न नंबर जो आपका 8 है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए राइट आंसर सी हो जाए। चलिए कुछ अगले प्रश्न को आ जाइए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं। अगले प्रश्न पर आइए साथियों, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति में आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। बच्चों ने अभी तक संकल्पात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी वाला। चलिए आ जाइए आगे। आगे आपसे पूछा गया प्रश्न नंबर 10 में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करिएगा कि एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुति करती है, वह आपसे पूछा गया है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर नोट कर लेना। वह क्या करती है? तो वह करती है विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं, आप सीटेट की परीक्षा देने जाएं तो सीडीपी आपकी एकदम अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सीडीपी और पेडालॉजी। चलिए किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायक कर सकती है? तो किस प्रकार एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायक कर सकती है? तो वो कर सकती है बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आ जाइए आगे। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? 4 कथन हैं, इसमें से आप किससे सहमत हैं? चलिए चालू कथन में पढ़ता हूँ आपको। अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम तब तक घटित नहीं होता जब तक इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं किया जा सकता। अधिगम केवल तभी होता है और यदि ये व्यवहार से सुस्पष्ट हो। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अधिगम केवल तभी होता है यदि ये व्यवहार से सुस्पष्ट हो। चलिए आगे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बल विकास का एक सिद्धांत है? इनमें से
कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत है? तो 4 ऑप्शन में से सही जो आंसर होगा वो होगा विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आ जाइए मित्रों आगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करिएगा। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आ जाइए आगे, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है साथियों, ये क्या कहती है? तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है, ये कहती है मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछा गया पियाजे अनुमोदन करते हैं पूर्व संख्यात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं, निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर नोट कर लेना, विचार की अनुक्रमणिकता पलट ना सके, विचार की अनुक्रमणिकता पलट ना सके। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखते हैं? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखते हैं, बताइए। तो इस सही का आंसर आपको बता दें, अनुकूल प्रक्रिया के द्वारा बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया है वाइटोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र आपसे पूछा गया है। वाइटोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है आप सभी का, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्यों के बीच का अंतर। ठीक है, तो राइट आंसर 18 का बी होगा। हेलो साथियों, वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। आप सभी का स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल गुरुकुल एग्जाम के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं आज 27 जनवरी है और आज CTET का पहला पेपर समाप्त हो चुका है और जिन प्रश्नों को आज पूछा गया था उन सभी प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए। तो मेरे प्यारे मित्रों वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, आज का पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, कौन कर सकता है, ये आपसे पूछा गया था। तो मेरे प्यारे मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर है विद्यार्थी से वास्तविक अपेक्षाएं रखने वाला। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आ जाइए, विकास शुरू होता है कौन सी अवस्था से, ये आपसे पूछा गया था। तो विकास जो शुरू होता है एक बच्चे का या व्यक्ति का वो होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। क्या से साथियों? प्रसव पूर्व अवस्था से। तो राइट आंसर आपका बी था। आगे आपसे पूछा गया था बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। इस प्रश्न का राइट आंसर था प्राकृतिक बुद्धि। क्या साथियों? प्राकृतिक बुद्धि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। आगे पूछा गया था अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। ये कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है मेरे प्यारे मित्रों? ये है बुद्धि के वितरण पर आधारित। क्या? बुद्धि के वितरण पर आधारित। तो राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी वाला। आगे आपसे पूछा गया था मित्रों, नोट करिएगा, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं किससे? ये पूछा गया था, बताइए मित्रों। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करना इसका आंसर कि निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं इससे कि उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी वाला। आ जाइए साथियों, आगे आपसे पूछा गया था, नोट करिएगा, कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो ये कहलाता है। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो ये क्या कहलाता है मित्रों? ये कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। क्या साथियों? अधिगम का
शून्य स्थानांतरण। तो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर। आ जाइए आगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। चिंतन अनिवार्य रूप से जो है मेरे प्यारे मित्रों वो है संज्ञात्मक गतिविधि। क्या? संज्ञात्मक गतिविधि। ये आगे मित्रों, आगे आपसे पूछा गया था कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानत सीखते हैं। एक कक्षा में बच्चे समानत जो सीखते हैं मित्रों वो सीखते हैं व्यक्तित्व रूप से। क्या मित्रों? व्यक्तित्व रूप से। ठीक है। आगे आपसे पूछा गया था पियाजे के अधिगम के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है। क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्कीमा। क्या मित्रों? स्कीमा इस प्रश्न का राइट आंसर था। ठीक है। आगे पूछा गया था एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इसको किससे बढ़ावा मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर था ज्ञान के संबंध में, ज्ञान के सहसंबंध एवं आंतरण में। राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी वाला। आगे पूछा गया था सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है। सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है यह है अपसारी बहुविधि चेतन मतलब चिंतन से। ठीक है। तो राइट आंसर था बी वाला। आइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, एक अच्छा प्रश्न पूछा गया, नोट करिएगा इस प्रश्न को कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। ये विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक। क्या मित्रों? आंतरिक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया व्यवहार का करना पक्ष में आता है। व्यवहार का करना पक्ष में आता है तो ये आपका आता है सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र में। सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र में। ठीक है। चलिए आगे आप पूछा गया था मित्रों, नोट करिएगा। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए किसके बारे में क्या चीज़ की जाती है? ये पूछा गया था प्रश्न में। तो प्रश्न नंबर जो 14 है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, मैं आपको दोबारा प्रश्न को पढ़ के बताता हूँ। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तक विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए क्या किया जाता है? ये कहता है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। तो राइट आंसर था ए वाला। आगे पूछा गया था एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रहती है जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। ये सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो वो होता है आयाम, नोट कर लेना सभी छात्र। उसका नाम होता है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। क्या? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। आगे पूछा गया जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या कहलाती है? क्या कहलाती है मित्रों? वह कहलाती है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। बहुत अच्छा प्रश्न था, बी आंसर था। आगे पूछा गया था एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वह क्या करती है? इनमें से अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करने का को संवर्धित करती है। ठीक है। तो राइट आंसर डी था इस प्रश्न का। आगे पूछा गया था कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों? आपको इस प्रश्न का राइट आंसर आना चाहिए नैतिक यथार्थवाद। क्या साथियों? नैतिक यथार्थवाद। राइट आंसर सी था। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थियों को में सहायता की आवश्यकता है। किस चीज़ की आवश्यकता है? ये आपसे पूछा गया था मित्रों। भावात्मक क्षेत्र की। किसकी साथियों? भावात्मक क्षेत्र की।
तो राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। सभी छात्र समझ पाए होंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज पूछे गए थे। कैसे लगे मेरे मित्रों, कमेंट में बताइएगा। और आप चैनल पर पहली बार आएँ तो नीचे एक आपको लाल रंग का बटन मिलेगा साथियों, उसको ज़रूर दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि आपको अगली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलता रहे। सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत।